का कोई देखेगा। ठीक, ओके। तो मैं कहता कि हमारे यहाँ जो लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। क्यों कहते हैं लोअर हाउस? क्योंकि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने कॉपी कर लिया, और ब्रिटेन में ऐसा ही जैसे हमारे लोकसभा होती है, ऐसे ही एक संस्था है ब्रिटेन में जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि आम लोगों की सभा। यानी यहाँ पर जो भी सदस्य आएंगे वो इलेक्टेड होकर के आएंगे, यानी कि चुन करके आएंगे। और किससे चुन करके आएंगे? आम लोगों से चुन करके आएंगे, आम लोगों के बीच से आएंगे। ठीक है, तो उसको हमने कहा हाउस ऑफ कॉमन्स। वैसे ही दूसरी सदन है, दूसरी एक संस्था है जिसको हम भारत में क्या है, राष्ट्रसभा, लेकिन उसको इंग्लैंड में क्या है, अपर हाउस। ठीक, इंग्लैंड में हम उसको कह देते हैं अपर हाउस, और इसी अपर हाउस को इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक, ये आम सभा है और वो राज्यों की सभा है। ये आम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, हाउस ऑफ स्टेट्स। तो वैसे जो हाउस ऑफ स्टेट्स है वैसा ही हमारे यहाँ राज्यसभा, तो वहां उसको हम कह रहे हैं लोअर हाउस, अपर हाउस। तो हमने भी अपने यहाँ भी लोकसभा को कह दिया लोअर हाउस, राज्यसभा को कह दिया अपर हाउस, जबकि ऐसा लोअर हाउस और अपर हाउस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है ना, निम्न सदन है, कुछ ऐसा वर्ड हमारे संविधान में है ही नहीं कहीं, लेकिन चूंकि हमने इंग्लैंड से कॉपी किया तो हमने उसको कहना चालू कर दिया। फिर यहाँ पर लोग होंगे चुने हुए और यहाँ पर लोग होंगे नॉमिनेटेड। इंग्लैंड में नॉमिनेटेड, भारत में कुछ नॉमिनेटेड और कुछ इलेक्टेड, लेकिन जो इलेक्टेड है वो भी आम लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, वो भी कुछ स्पेसिफिक कुछ लोगों के द्वारा इलेक्टेड सदस्य हैं। स्पेसिफिक में से कौन सा जाएंगे? राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो एमएलए हैं, विधायक, और विधायकों के द्वारा चुने हुए लोग। तो हम इसको आम सभा नहीं कह सकते, क्योंकि आम लोगों ने डायरेक्ट जाके नहीं चुना, ये इनडायरेक्टली चुना गया है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। अभी हम लोग बात करेंगे इसी का थोड़ा सा, क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा क्लास है ना, अब इसको पढ़ाने लायक कुछ नहीं, तो थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा सदस्यों की नियोक्ता की और कार्यकाल की। उसमें थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल उसमें से काम आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अरेंजमेंट ये सब। हाँ, ये यूपीएससी वाले हैं। ठीक है, आज वो एनडीए वाले सब नहीं आने थे, तो अच्छा अटेंडेंस उसमें रख दिया करो, ये चीजें दबा के वो होने के बाद नहीं वहां पर रख दिया करो। ठीक है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा समझ गए, कहां से हमने कॉपी किया ये भी आप समझ गए, ब्रिटेन से। क्यों हम लोग निम्न सदन और सदन कह रहे हैं ये भी आप समझ गए। काफी बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, क्यों हम कहते हैं निम्न सदन, क्यों कहते हैं उच्च सदन। तो इसका जवाब आपको सीधे इंग्लैंड से रिलेट करके दे देना है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्ड है ही नहीं, लेकिन इंग्लैंड से चूंकि हमने सिस्टम लिया तो हम उसको कहने लग गए। ओके, अब ये जो दोनों है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में सदस्य बैठेंगे जहां पर एक है, और बैठ करके वो नियम कानून बनाएंगे देश को संचालित करने के लिए। वो संस्था, वो जगह कहलाता है पार्लियामेंट्री संसद। ठीक है, और ये सारे कहलाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हम देख लें कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। हाँ, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने सदस्य लोकसभा के अंतर्गत? ठीक, तो कितने हैं टोटल? 550। पहले होते थे 552, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जनवरी 2020 में आया, और उसके द्वारा जो दो एंग्लो इंडियंस थे, है ना, आंग्ल भारतीय, यानी आंग्ल भारतीय ऐसे जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और वो भारत में निवास कर हो, तो वो आंग्ल भारतीय है। मतलब एक भारतीय, एक ब्रिटिश हो, माता या पिता में से कोई एक ब्रिटिश रहा हो और एक भारतीय हो, तो उसको हम कहते हैं आंग्ल भारतीय। ठीक है, तो ऐसे दो आंध्र भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व दिया गया था लोकसभा के अंदर, लेकिन अब 2020 में कह दिया गया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए उन दो सीटों को समाप्त कर दिया गया। अब टोटल कितने सीटें बची? 550। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में है 250, 250, लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250। अब देखिए लोकसभा में अगर वर्तमान में हम बात करें तो 543 सीटों में इलेक्शन होता है। वर्तमान में 543 सीटें भरी जा रही है, 7 सीटें वैकेंट पड़ी हुई, खाली पड़ी हुई है, और उस 7 खाली सीटें हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्षय चीन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है जो अक्षय चीन है वो चाइना कंट्रोल में है और पीओके है पाकिस्तान के कंट्रोल में। ठीक, उसके बाद जो 250 सीटें हैं, 250 सीटों में कुल अधिकतम कितने सीटों का इलेक्शन हो रहा है? 245। ठीक, सेम 5 सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं वहीं के लिए, जब वो क्षेत्र हमारे हो जाएंगे हम वहां पर चुनाव कराएंगे। यानी कि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कुल कितनी सीटें लगाई जाएंगी? 8 सीटें। 550 ये 250, 8 सीटें लगाई जाएंगी। 800 में से 7 5 12 सीटें भी वैकेंट पड़ी हुई, खाली पड़ी हुई, ताकि देख करके सब में ये
वो होता रहे यार, है ना, कि ये लोग सीटें खाली है, क्षेत्र हमको वापस लेना है। अब चूंकि जनता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में भी एक्सपेंशन करना है। अब हम सीटों में तो बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन हमारी जो पुरानी संसद है उसमें तो इतनी सीटों की कैपेसिटी थी, इसलिए नई संसद की आवश्यकता पड़ी, और नई संसद बना दी, उसमें जो है सीटें, उसमें जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। ओके, अब देखिए ये 543 सीटें हो गई लोकसभा की, 245 हो गई राज्यसभा की, तो 543। ओके, अब देखिए जो लोकसभा है, इस लोकसभा में तो हर एक राज्य, हर एक यूनियन टेरिटरी सबके लिए सीट होगी। लोकसभा में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी की सीट होगी, ठीक है। तो जब ये अधिकतम 550 सीटें हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर राज्यों को दी गई थी 530 सीटें और यूनियन टेरिटरी को दी गई थी 20 सीटें, टोटल हो गए 550। ओके, लेकिन अगर हम वर्तमान की सिनेरियो की बात करें तो वर्तमान में इसमें क्या कंडीशन है, वर्तमान में कितनी सीटें अधिकतम भरी हुई हैं? वर्तमान में भरी हुई हैं 524 राज्यों की और 19 सीटें यूनियन टेरिटरी की। फिर इन 19 सीटों में से यूनियन टेरिटरी की 7 सीटें हैं दिल्ली के पास, ठीक है। उसके बाद फिर और कितनी सीटें बाकी अन्य यूनियन टेरिटरी की काउंट कर लो, ठीक। ओके, और जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीटें हैं? 6। राज्यसभा में 5, ठीक है। तो 7 हो गई दिल्ली में, 6 हो गए जम्मू कश्मीर के पास, और एक अदर जो यूनियन टेरिटरी है उनके हो गए, टोटल हो गए 19 सीटें, ठीक है। और 524 सीटें हैं राज्यों के पास। एक पहले क्या था कि पहले देखिए जब ये जो जम्मू कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी नहीं था और एक राज्य था, उस समय क्या था कि टोटल 530 सीटें राज्य वाली तो फिल थी, और यूनियन टेरिटरी वाले जो कोटा है उसमें केवल 13 सीटें ही भरी हुई थी, जिनमें से 7 हो गई दिल्ली की और 6 अदर यूनियन टेरिटरी, तो एक उनकी, तो 6 7 13 हो गई। 13 यूनियन टेरिटरी भरी थी, 530 राज्यों की भरी थी, यानी यूटी वाली कोटा भी 7 सीटें अभी वैकेंट थी, है ना, यानी यूटी का 7 सीटें अभी एक्सपेंड की स्थिति थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ही यूटी बना दिया। तो क्या कर दिया, 7 सीटें ये हैं, सॉरी 13 सीटें ये हैं, और क्या कर दिया गया कि 5 1 6 नहीं सॉरी 5 उसको जम्मू कश्मीर को दी गई 5 और एक हो गई लद्दाख की, तो 5 13 5 18 और एक लद्दाख 19 सीटें अब से हो गई वर्तमान में 19 सीटें हैं यूनियन टेरिटरी के पास, और 24 चुकी देखिए 6 घटा दी गई ना, 6 घटा दी गई तो 524 सीटें बची स्टेट के पास। ओके, आइए यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इन 545, जैसे अगर 250 की बात की जाए तो 250 सीटों में भी इसी तरीके से बंटवारा होना था, कुछ यूपीस का, कुछ यूपी के बीच में और कुछ राज्यों के बीच में। लेकिन क्या यहाँ पर प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा में अपनी सीट होगी? इधर लोकसभा में तो हर एक यूटी के पास अपनी सीट है, तो क्या राज्यसभा में भी हर यूटी की अपनी सीट होगी? नहीं होगी। देखिए सीधी सी बात है कि मैंने आपसे बताया कि राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव है वो करते हैं विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए। तो ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर स्वयं की विधानसभा ही नहीं है, वहां पर राज्यसभा में सीटों का चुनाव होगा कैसे? नहीं होगा ना, प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। तो मात्र 3 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी राज्यसभा में जिनका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कौन से? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, बाकी किसी भी यूटी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ठीक है। राज्यों की सीट अलग अलग है ना, हर राज्य की सीट अलग है, ठीक। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 543 जो सीटें हैं वो राज्यसभा में भरी जा रही हैं, जिनमें से 243, इन 243 में से अगर हम देखें तो 233 जो सीट हैं, 233 सीट ये भरी जा रही है बाई इलेक्शन, भले वो अप्रत्यक्ष और अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक संपूर्ण मत पद्धति के द्वारा भरी जा रही है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, लेकिन भरी तो जा रही है ना राज्यों के द्वारा। तो 233 जो सीटें हैं ये बाई इलेक्शन भरी जाएंगी, और इस इलेक्शन में राज्यों को भी मिली हुई है और स्टेट्स को भी मिली है, और सॉरी यूटी को भी मिली है और स्टेट्स को भी मिली है। तो 233 सीटें तो बाई इलेक्शन भरी जा रही हैं, और 12 जो सीटें हैं वो भरी जा रही है नॉमिनेशन के द्वारा, टोटल 250 में से, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 245 में से, हाँ ठीक है, ठीक 245 में से
233 हो गई स्टेट और यूटी की, और 12 हो गई नॉमिनेशन। ठीक, अब नॉमिनेशन कौन करेगा? नॉमिनेशन को ना मनोनयन कर देना। ठीक, कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो नॉमिनेशन कर ले? राष्ट्रपति ऐसा शेर है जो है तो शेर, लेकिन उसके ना दांत है ना पंजे हैं। ठीक, केवल दिखावे के लिए है कि वो शेर है, लेकिन क्या असली पावर है उसके पास? नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रपति तो जो साइन तो कर रहा है राष्ट्रपति, लेकिन पर्दे के पीछे से कौन को करवा रहा है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 12 सीटों को नॉमिनेशन करेगा। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं जहां से नॉमिनेशन करेगा? कला के क्षेत्र से किसी व्यक्ति को, सचिन तेंदुलकर कला के क्षेत्र से कौन है? ठीक, मान लीजिए कोई भी सपोज है किसी एक सिंगर को कर दिया गया कला के क्षेत्र से, सब कला में आ जाएगा इस कोर्स वगैरह सब। दूसरा लिटरेचर के क्षेत्र से साहित्य। ठीक, तीसरा साइंस के क्षेत्र से साइंस, विज्ञान, कोई भी आप कर दे। नोबेल, अगर आप नोबेल अवार्ड जीत लें तो आपको आपके घर आएगा प्रधानमंत्री क्या तो नॉमिनेशन हो गया। और उसके बाद चौथा जो क्षेत्र है वो है समाज सेवा, सोशल वर्क। तो जब अगर मुझे मान लीजिए प्रधानमंत्री को बनाना है कि दीपक को बनाना ही है, बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ठीक, और मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो क्या लगेगा कि सर आइए आप समाज सेवा बहुत अच्छी करते हैं, है ना? तो समाज सेवा कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं, कोई क्राइटेरिया है ना? वो कहेगा कि एक दिन मैंने देखा था कि एक जो है गाय को चारा खिला रहा था, है ना? तो समाज सेवा हो गई। तो क्या कर दिया जाएगा? सोशल वर्क के बिना पर मुझको बना दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। तो 4 क्षेत्र हैं, ये चारों क्षेत्र ध्यान ले लेना। अरे पूछे जाएंगे किन 4 क्षेत्रों से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है। और वहीं जब हम पहुंचेंगे विधान परिषद तो यही 4 क्षेत्र बन के हो जाएंगे 5। एक उसमें सहकारिता क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, जब हम पहुंचेंगे विधान परिषद में, राज्य में। ओके, तो ये 4 क्षेत्र हो गए। दिल्ली के पास कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में? 3। ठीक है, देखिए इन 233 में भी अगर हम देखें, अगर हम यूटीज की बात करें, 233 में भी अगर हम करते हैं कि स्टेट्स को कितनी मिली है, तो स्टेट्स का जो कोटा है वो है 225 का, और यूनियन टेरिटरी का जो कोटा है यूटीज का वो अभी इस समय भरी हुई है केवल 8। इसमें कोई कोटा पर निर्धारित नहीं, इसमें भरी हुई है अभी 8, है ना? इन 8 में से अगर देखें हम तो 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर के पास, 3 है दिल्ली के पास, और 1 है पुदुचेरी के पास। ठीक है, तो 8 सीटें भर गए, अब 225 राज्यों के पास, 8 दिल्ली के पास, 12 हो गए मनोनयन, हो गए टोटल 245 हो गया पार्लियामेंट खत्म। फिर अब पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा में भी एक मुद्दा होता है पीठासीन अधिकारी, जिसको हम कहते हैं स्पीकर, जो पूरे सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। ठीक, उसको हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। एक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ना होगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा सब कुछ। उसी तरीके से राज्यसभा में हम जाएंगे तो वहां पर एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसको हम कहते हैं सभापति, और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अल्टीमेटली सभापति बन जाएगा राज्यसभा का। और एक होता है उपसभापति, जब सभापति ना हो तो उपसभापति सारे काम करेगा, और इनके काम है इस सदन की कार्यवाही को संचालित करना। फिर सारा जो भी काम है सदन के अंदर का वो इन्हीं का काम है, और इनके पास सदन में सबसे ज्यादा पावर नियुक्त होती है। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा हो गया था पार्लियामेंट के बारे में। एक थोड़ा सा और अगर डिस्कस थोड़ा सा कर लें, स्टेट का डिस्कस कर लें कि स्टेट जो है वो किस स्टेट के कितने अंग हैं? स्टेट के 3 अंग हैं, राज्य 3 अंग है, जिसका जिक्र है आर्टिकल 12 में। ठीक है, 3 अंग कौन कौन से हैं? तो एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, और एक है जुडिशरी। ठीक है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, राज्य के ये 3 स्तंभ में 3 पिलर हैं जिस पर पूरा राज्य टिका हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों का काम क्या क्या है अलग अलग? तो जो लेजिस्लेचर है इसका काम है कानून बनाना, कानून बनाना। ठीक है, मेकिंग द लॉ, इसका काम है कानून को लागू कराना। ठीक, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? कार्यपालिका तो एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, लागू कराएगा। और ये जो जुडिशरी है इसका काम है एक तरीके से अभिभावक के रूप में, या एक मैं कह दूं कि एक वॉच डॉग के रूप में काम करता
देखता कि कहीं विधायिका और कार्यपालिका संविधान से इधर होकर के संविधान का उल्लंघन करके तो कोई काम नहीं कर रहे, तो जुडिशरी को, न्यायपालिका को हम कह देंगे इन मतलब इस तरीके से संविधान का संरक्षक, या फिर हम क्या करते हैं एक तरीके से ये न्यायपालिका क्या करेगा, इन दोनों पर अपनी निगरानी रखेगा। ठीक है, संरक्षक कह सकते हैं ना, संरक्षक के रूप में काम करेगा ये। और अगर विधायिका या कार्यपालिका विधेयक कानून बनाने के समय या कार्यपालिका को लागू कराने के समय अगर कुछ भी पार्शियलिटी कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन पर के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, तो जुडिशरी तुरंत उसके कानूनों को अंडू कर देगी, ठीक, तुरंत रोक लगा देगी जुडिशरी, तो जुडिशरी संरक्षक बनता है। ओके, तो अब ये इसमें पढ़ लियो, अब बेसिक चीज आपकी आपको बता दूं, ठीक है, पार्लियामेंट क्या चल रहा है। तो अब थोड़ा सा मुझे इनको पढ़ा देने दो आप लोग। ओके, आप लोग हेड डालिए, विधेयकों का व्यक्तिगत होना। विधेयकों का व्यक्तिगत होना, पहले पढ़िए, सत्र की समाप्ति की दशा में, सत्र की आवाज आ रही है, पीछे बैठो क्या, सत्र की समाप्ति की दशा में सदन में प्रस्तुत किया गया विधेयक, सत्र की समाप्ति की दशा में सदन में प्रस्तुत किया गया विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा। तो मान लीजिए देखो, जिस समय इसको देखो, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जिस समय सत्र चल रहा है उस समय किसी विधेयक को सत्र में प्रस्तुत कर दिया गया और अब क्या हुआ कि सत्र समाप्त हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्र समाप्त होते ही विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, नहीं। जब सत्र चल रहा था उस समय विधेयक को प्रस्तुत कर दिया गया, अब सत्र जो है समाप्त हो गया, सदन में प्रस्तुत किया गया ना, सत्र समाप्त हो गया, तो विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं, लैप्स नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक, लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा में पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, लंबित यानी कि अभी वो पेंडिंग पर है, ठीक है, लोकसभा विघटित होने के पश्चात व्यक्तिगत हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन इसका देखिए मायना क्या है, मान लीजिए कोई विधेयक है वो लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, और लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पहुंच गया, राज्यसभा में वो क्या लंबित है, पेंडिंग है, और उसी समय लोकसभा भंग हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक, राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, जो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी व्यक्तिगत नहीं होगा। राज्यसभा में पारित,
राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है यानी पेंडिंग है, वो है लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी व्यपगत नहीं होगा। ठीक है जी, इसका मतलब समझ में क्या है? यहाँ पर अब लोकसभा के लिए कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में वो लंबित है और लोकसभा भंग हो गई, तो भंग हो जाएगी तो भाई वो लोकसभा में थोड़ा गया है, वो राज्यसभा में ही है, तो राज्यसभा ही अच्छा रहेगा, उसको राज्यसभा ही अपना पारित करके उसको अपने पास होल्ड पे डाले रहेगा। जब भी नई लोकसभा चुन करके आएगी वो नई लोकसभा के पास उस विधेयक को भेज देगा और नई लोकसभा उस पर काम करेगी। देखिए इस जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें कंडीशन अलग है, उसमें कंडीशन क्या है? लोकसभा ने उसको प्रस्तुत किया हुआ है, राज्यसभा में होल्ड में और लोकसभा भंग हो गई तो समाप्त हो गया। पहली वाली कंडीशन क्या थी? सत्र चल रहा था, उसमें विधेयक लाया गया, अब सत्र अवसान हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो विधेयक पेंडिंग है वो भी भंग हो जाए, नहीं, वो होल्ड में रहेंगे, जब नया सत्र आएगा आगे कार्रवाई चलेगी, है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में क्या था? राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में पेंडिंग पे है, लोकसभा भंग हो जा रही है, हो जाने तो क्या दिक्कत है ना, तो भी वो व्यपगत नहीं होगा, है ना। थर्ड चौथा पॉइंट देखिए, चौथे पॉइंट देखिए, यदि किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई है, यदि किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई है और यदि किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, यदि किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा, तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा और तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा और संयुक्त बैठक की तिथि को लोकसभा पुनर्जीवित हो जाएगी। ठीक है, और संयुक्त बैठक की तिथि को राज्यसभा पुनर्जीवित हो जाएगी। लोकसभा की राज्यसभा तो भंगे नहीं होती तो पुनर्जीवित कहां से होगी, है ना। तो हमारी संयुक्त बैठक की डेट अनाउंस हो चुकी है कि भाई संयुक्त बैठक होगा, ज्वाइंट सेशन होगा और ज्वाइंट सेशन की डेट से कुछ पहले लोकसभा भंग हो जाए, है ना। अब चूंकि डेट अनाउंस है तो अब क्या होगा? संयुक्त बैठक जो होगी अपने निर्धारित तिथि को उस दिन एक दिन के लिए लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा? पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। वैसे ही जैसे भंग ये ना हुई, लोकसभा आएगी, बैठेगी ज्वाइंट सेशन में, जो भी विधेयक के साथ करना होगा, पास करो या नहीं करो, है ना, वो किया जाएगा और फिर अपने आप लोकसभा फिर से भंग हो जाएगी और फिर नई लोकसभा जब होगा तो होता रहेगा, है ना। तो ये है विधेयकों का विघटन होना। ठीक, चारों कंडीशन थी, वो चारों कंडीशन मैंने लिखा दी। अब है लड़िए लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की तुलना, शक्तियों एवं कार्यों की तुलना, लोकसभा तथा राज्यसभा के शक्तियों एवं कार्यों की तुलना। कैमरा चल रहा है ना। लोकसभा तथा राज्यसभा के शक्तियों एवं कार्यों की तुलना। अब तुलना तीन तरह से करेंगे। एक काम करेंगे जब लोकसभा की जो पावर है वो राज्यसभा से किस किस कंडीशन में ज्यादा होती है, लोकसभा किस किस कंडीशन में राज्यसभा से पावर में ज्यादा होता है। दूसरी कंडीशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल हो और तीसरी कंडीशन जब ऐसे कार्य जिनमें राज्यसभा को लोकसभा के कंपेरिजन में अधिक पावर पाती है। ठीक, तो तीन तरीके से हम तुलना करेंगे। एक तो लोकसभा जब राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे, एक लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल पावर में हो और तीसरा जब राज्यसभा लोकसभा के कंपेरिजन में अधिक पावर में है ना। तो पहले वाले में लिखिए, पहले लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा में लिखिए। लेकिन धन विधेयक के संबंध में हम सभी जानते हैं कि मनी बिल के संबंध में लोकसभा को ज्यादा पावर मिली हुई है। धन विधेयक के संबंध में ठीक है। दूसरा बताइए ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन के संबंध में
पहला पॉइंट धन विधेयक के संबंध में, दूसरा संयुक्त अधिवेशन के संबंध में, तीसरा पॉइंट लिखे निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा पॉइंट है निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। अर्थात लोकसभा ही सरकार को उत्तरदायी बनाती है। अर्थात लोकसभा ही सरकार को उत्तरदायी बनाती है। लोकसभा ही सरकार को उत्तरदायी बनाती है। ओके, और चौथा पॉइंट लिखिए वित्तीय समितियों में लोकसभा का वर्चस्व होता है। वित्तीय समितियों में लोकसभा का वर्चस्व होता है। वित्तीय समितियों में लोकसभा का वर्चस्व होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमें कार्य दिख रहे हैं जिनमें लोकसभा को ज्यादा पावर मिली हुई है राज्यसभा से। हम सभी जानते हैं कि जो धन विधेयक का मनी बिल है उस पर राज्यसभा की कोई पावर है नहीं, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा के पास भेजा रहता है, राज्यसभा अपनी सहमति दे या ना दे। ठीक, लोकसभा ने जैसा विधेयक प्रस्तुत किया था वैसे ही पास मान लिया जाएगा। ठीक, तो मनी बिल में सिर्फ लोकसभा को ही पावर मिली है। ज्वाइंट सेशन में अगर आप देखें तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल हावी दिखाई देगा, राज्यसभा पर ज्यादा हावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट सेशन में जो कुल उपस्थित सदस्य हैं उनके आधे सदस्यों के मतदान के द्वारा फैसला होता है। ज्वाइंट सेशन देखो ये किस कमरे में, जैसे आप ज्वाइंट सेशन बैठ गया एनडीए और यूपीएससी का। ठीक, अब जो है अगर मैं करवा दूं इसमें भाई जो लोग पक्ष में है कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, है ना, वो अपना हाथ खड़ा करें। इसमें कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में कोई बहस नहीं होगी। आप तर्क देंगे क्यों मैं सही हूं क्यों मैं गलत हूं। सिर्फ क्या होगा, केवल ध्वनि मत से या फिर आपके हाथ खड़े करने से केवल फैसला होगा, हाँ या ना। तो मैं कहूंगा जो लोग मेरे पक्ष में वो हाथ खड़े कर दें, तो इसमें फैसला तो उसी पक्ष में जाएगा ना जिसकी मेजॉरिटी अधिक है। हमारे यूपीएससी के बच्चे ज्यादा है, तो यहाँ पर जो भी अगर आज फैसला कराया जाएगा उसमें कौन जीतेगा, यूपीएससी वाला, है ना, ज्वाइंट सेशन में। तो सेम यही चीज है लोकसभा में, चूंकि मेंबर ज्यादा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 550 है, राज्यसभा में 250 है, टोटल हुए 800। और फैसले के लिए चाहिए 401 सदस्य। अगर सारे आ जाए तो भी 401। तो एक बार बताओ, लोकसभा में अकेले के 550 सदस्य हैं, तो 401 तो हो ही रहेंगे ना। और उसमें भी देखिए 550 में से जिस पार्टी की सरकार होगी ऑलरेडी उसके 300-350 मानिए उसके विधायक उसके सांसद तो हैं। तो एक बात बताइए कि अगर जो भी वो उस समय की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार, वो जो भी चाहेगी वैसे विधेयक प्रस्तुत हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि 350 विधेयक सांसद तो उसके समर्थन में है। और एक भी अगर विधेयक हो विधेयक एक भी अगर सांसद अपनी पार्टी विप के अगेंस्ट अगर वोट करता है ना, तो उसकी पार्टी सदस्यता में समाप्त हो सकती है। इसलिए कोई चाहे कर भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं वोट कर सकता। ठीक है, अधिकारी में बताऊंगा कि कैसे निर्भरता घोषित की जा सकती है। ठीक है, तो चाहे कर भी सांसद अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, पार्टी जो कहेगी वही सबको करना पड़ेगा। ओके, तो अभी अगर वर्तमान में देखें तो देख रहे हैं बहुमत में सरकार, ज्वाइंट सेशन में हमेशा सरकार की ही चलेगी और किसी चल सकती है। ओके, वो शब्द निकला जो चाहे सरकार कर सकती है। सरकार ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई सरकार दबाव में काम करेगी कभी कठोर फैसले ले नहीं सकती। तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार बहुमत होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकती और दवाई कड़वी ही होती है। ठीक, तो आपको कठोर डिसीजन लेने ही पड़ेगी सरकार को। इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्पष्ट बहुमत हो। क्या कहते हैं? देखिए, जो पार्टी वाली बदल रहे हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी दो तरीके होता है। आप इलेक्शन से पहले आप पार्टी की चेंज करने जा सकते हैं, भाई इलेक्शन से पहले आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका इलेक्शन आप कंप्लीट हो जाते हैं तो उस दौरान अगर आप तब पार्टी चेंज कर रहे हैं तो फिर वहां पर एंटी डिफेक्शन वाला लॉ लागू होगा। ठीक, अभी जैसे तुम जो कह रहे हो एग्जैक्टली अभी करेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, है ना, कि क्या कह रहे हो, मतलब चुनाव हुए
चुनाव है ना। तो इस राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, वहीं का क्या चुनाव होगा। तो इसमें क्या होगा कि आप पार्टी ने वो किया, ठीक है, पार्टी को उसकी कैंडिडेट बना दिया, लेकिन उसमें सारे सांसद वही का क्या था जो वोट दे सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव उसमें थोड़ा सा अलग चीज है। बाकी जो विधेयक वगैरह पास कराना उसमें पार्टी के ही सारा उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा पार्टी ने अलग दिया करके आसान किया, आप अपना राय मतलब इसमें आप अपने भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें राष्ट्रपति चुनाव में थोड़ी सी कंडीशन अलग है, ठीक, बाकी अन्य राष्ट्रपति चुनाव थोड़ा सा जो है पार्टी विप से भी आप अलग कर सकते हैं। ओके, लेकिन मोस्टली देखिए यही होता है कि पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाती है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो वर्तमान में सरकार हो उसका जो कैंडिडेट है वो नहीं होगा चुनाव में, कोई जीतेगा। सीधी सी बात है कि उसी के जो है एमपी, ठीक। अब इस समय तो और ज्यादा बिल्कुल से मतलब ये मान के चलो कि द्रौपदी मुर्मू को हराना थोड़ा सा मतलब काफी असंभव पड़ा है, काफी असंभव था। क्यों? क्योंकि एक तो पार्लियामेंट में सदस्य नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक, राज्यसभा लोकसभा मिला दी तो उन्हीं के हैं बहुमत। आप चले जाइए आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, राज्य विधानसभाओं में, तो वहां पर भी उन्हीं के ही अधिकांश राज्यों में सरकार। तो द्रौपदी मुर्मू को इस समय हराना एक थोड़ा सा असंभव सी ही बात है। ओके, अब चलिए दूसरा लिखते हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इक्वल पावर मिली है, दोनों को। पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में संविधान संशोधन के संदर्भ में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में संविधान संशोधन के संदर्भ में थर्ड पॉइंट के न्यायाधीश कॉमा इलेक्शन कमिश्नर, न्यायाधीश कॉमा इलेक्शन कमिश्नर कॉमा कैट आदि को हटाने की प्रक्रिया में कैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाना है तो दोनों के पास इक्वल पावर है ना, दोनों को ही 2/3 बहुमत से पास करना ही होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि राज्यसभा को ज्यादा पावर है लोकसभा को ज्यादा पावर है। क्या हो गया लड़कियों, सुनो, दोनों की इक्वल पावर की यहाँ पर बात आएगी तो संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों के पास इक्वल पावर है। तो इस संविधान संशोधन होना है तो पहले लोकसभा में भी आप 2/3 बहुमत से पास कराइए, फिर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास कराओ, इक्वल पावर। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाना है तो भी दोनों के पास इक्वल पावर है, ठीक, दोनों को ही अपने सदस्यों से बहुमत से पास कराना पड़ेगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना हो, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाना हो, ठीक है, या फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो, है ना। और जैसे और नाम मैंने बोला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैट उसको अपने पद से हटाना हो, तो इन दोनों में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को इक्वल पावर मिली है। ऐसा नहीं कि लोकसभा ज्यादा वर्चस्व रखता है राज्यसभा कम, दोनों को इक्वल बहुमत से पास करना होगा प्रपोजल को और फिर जो है हटेगा, है ना। तो इन सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको बहुत पावरफुल बनाया गया। हमारे सपोज दैट कंट्रोलर जनरल को हटाना बड़ा आसान होता कि मोदी जी उठते और कहते थे कि आज रात से कंट्रोलर जनरल हटाएंगे, फलाने को बनाया जाता है। तो अब ये बताइए कि कभी कंट्रोलर जनरल सरकार के खिलाफ ऑडिट करता क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि मैं ऑडिट करूंगा मुझे पद से हटा दिया जाएगा, तो पहले अपना पद बताएगा ना। वैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अगर वो सरकार के खिलाफ डिसीजन देंगे उनको उनके पास हटा दिया जाएगा, अगर आसान होता तो। इसलिए इन सब को ये सब बिना किसी डर, बिना किसी भय के अपना काम कर सके ईमानदारी के साथ, इसलिए इनके पद को बहुत पावरफुल बनाया गया है। ना तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है आसानी से, ठीक, ना ही इनके वेतन भत्तों में किसी भी तरीके का नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, सकारात्मक परिवर्तन आराम हो सकता है, बड़ा इजी, क्योंकि मनी बिल लोकसभा पास करेगी, मनी बिल है बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उनकी सैलरी को घटाना है, क्या 2.5 लाख सैलरी से 2 लाख करना है, असंभव सी बात है, ठीक है। ताकि इनके पद की क्या रहे, सिक्योरिटी रहे, मतलब सिक्योरिटी रहेगी तब फिर निर्भीक होकर काम करेंगे, निडर होकर, है ना। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैट, सीबीसी, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, इनको इनके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। एक और अब थर्ड में आ जाइए जहां पर राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है।
देखो देखिए आर्टिकल 249 के आधार पर, आर्टिकल 249 के आधार पर राज्यसभा, आर्टिकल 249 के आधार पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, आर्टिकल 249 के आधार पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को सौंप सकती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को सौंप सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य होते हैं। ऐसे कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य होते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए। देखिए आर्टिकल 312 के आधार पर, आर्टिकल 312 के आधार पर राज्यसभा, आर्टिकल 312 के आधार पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, आर्टिकल 312 के आधार पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से संघ के अधीन, राज्यसभा 2/3 बहुमत से संघ के अधीन किसी सेवा को, संघ के अधीन किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। संघ के अधीन किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। संघ इसके अधीन किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। ये राज्य के पास पावर है ना, कि बहुमत पारित करके और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को वो अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। एसएससी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीएससी है ना, आईएएस आईपीएस सब अखिल भारतीय सेवा के नाम है। ओके, लेकिन एसएससी का हम अखिल भारतीय सेवा नहीं कहते, उसको हम केंद्र सरकार के अधीन सेवा कहते हैं। ठीक है, हो गया पावर्स। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के संदर्भ में थोड़ा बहुत अगर विवाद आते हैं तो वो क्या है, और निर्योग्यता के संबंध में। ठीक है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के लोग बात करते हैं। वैसे ये मैंने शुरुआत फॉर्म मैंने शॉर्ट में लिखा था, वो टेबलर फॉर्म में, इसको थोड़ा डिटेल में देते हैं। कहीं करिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब सब है करिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए स्टार बना के लिखिए पहला पॉइंट, स्टार बना के पहला पॉइंट 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989, 61 कॉन्स्टिट्यूशन 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम, विधेयक क्या अधिनियम हो गया, विधेयक ना गलत हो गया, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु को, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? अरे दौड़ में जब दौड़ते हैं तो जो सबसे पहले पोस्ट पर पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही जो सबसे पहले निर्धारित पदों को प्राप्त कर लेगा जीत जाएगा। ठीक, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नियम के तहत किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नियम के तहत किया जाता है। लोकसभा का निर्वाचन बहुमत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। बहुमत प्रणाली, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन बहुमत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन याद रखना है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट याद रखना है और बहुमत प्रणाली याद रखना है। ठीक है, ना तो राष्ट्रपति का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है, ना तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से, ना विधान परिषद के। ठीक, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो निर्धारित पदों को प्राप्त कर लेगा जीत जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह का निर्वाचन हम देखेंगे कि उसमें सिस्टम लेवल से उसमें भी अलग चलाया जाता है, यानी उसमें वरीयता क्रम के आधार पर चुनाव होगा। पहले सभी में जितने भी सदस्य हैं वो हमारे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो चारों कैंडिडेट को ने वरीयता दे दी, ए बी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वरीयता सारे सदस्यों ने दी। अब देखा जाएगा कि फोर्थ वरीयता में सबसे ज्यादा फोर्थ वरीयता किसको मिली है, चौथे नंबर पर लोगों ने किसको पसंद किया सबसे ज्यादा। तो देखा गया कि भाई ये है फलाने, ये चौथे नंबर मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने इनको चौथा वरीयता दी, उनको हटा दिया जाएगा और उनके सारे जो वोट हैं वो बाकी 3 को बांट दिए जाएंगे। ठीक, फिर देखा जाएगा अब सबसे ज्यादा थर्ड वरीयता में कौन है, वो देखा जाएगा कि भैया भाई है, उनके सारे वोट बाकी के 2 में बांट दिए जाएंगे, है ना। इस तरीके से करते करते जो फिर लास्ट में बचेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो बड़ी सिंपल प्रक्रिया, बहुत लंबी प्रक्रिया है चुनाव की। ये अपने आप में एक चैप्टर है, काफी लंबी प्रक्रिया है। ओके, लोकसभा का निर्वाचन हो गया, है राज्यसभा का निर्वाचन, है राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन है ना, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति से एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो देखिए लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन, हम आप सीधे गए जाके वोट कर दिए, ठीक है ना, बहुमत के आधार पर फैसला हो जाएगा। राज्यसभा में चीजें अलग हैं, हम आप डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य, हम आपको तो पता ही नहीं होता कि हमारे क्षेत्र से कौन है राज्यसभा का सदस्य, किसी को पता नहीं पता होगा, पर लोकसभा का सदस्य सबको पता होगा। ठीक, राज्यसभा पता ही नहीं चलता, क्यों? क्योंकि हम आप उसमें इलेक्शन हम आप वोट ही नहीं करते। तो ये बताओ, ये विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों चुनाव के लिए जो विधानसभा के सदस्य वो वोट करते हैं, वो चुनते हैं। तो चूंकि हम और आप तो उनको वोट ही नहीं देते, तो हमारे आपके पास वोट मांगने आते हैं क्या? जब वो हमारे आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे कौन का? ठीक, उनको मतलब किससे, जो एमएलए से उनसे मतलब है, वो उनसे जो है कहेंगे भाई हमारे पक्ष में वोट करो, ये जाकर वोट करेंगे। लेकिन फिर भी इसको कहा गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर भी राज्यसभा का जो सांसद है उसको भी कहा गया कि जनता का प्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि आखिरकार एमएलए को तो हमने चुना था, उस एमएलए को पावर तो हमने नहीं दी थी कि तुम हमारे बिहाफ पर राज्यसभा का सदस्य चुना। आपने एमएलए चुना, इसका मतलब है कि आपने उसको सहमति दे रखी है कि जब भी राज्यसभा का चुनाव होगा तो जाकर के हमारे बिहाफ पर तुम
ठीक, तो आप जब अपने सहमति दे ही रखेंगे, यानी कि वो क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जबकि वोट किसके सदस्यों चल रहा है, आपके ही सदस्यों को चल रहा है, ठीक है, आपके ही फेवर में काम कर रहा है। ओके, तो देखिए एक हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शन के द्वारा इसका भी होगा, ठीक, और एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम होगा, है ना, वैसे ही वोटों का ट्रांसफर होगा, ठीक है, वैसे ही कम से मतलब जो सबसे कम मिले हैं उनके वोटों को ज्यादा वालों को शिफ्ट किया जाएगा, ऐसे करते करते फिर होगा सारा सिस्टम। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए राज्यसभा निर्वाचन में, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में, राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में जो इलेक्टोरल कोलाज है उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। धारा का चिन्ह करके लिखिए। देखिए 2003 में राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न संशोधन किए गए। 2003 में राज्यसभा के चुनाव के संबंध में निम्न संशोधन किए गए। में राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न संशोधन किए गए। पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि कोई सदस्य किसी इसको ऐसा लिखो, ये ऐसा सेंटेंस छोड़ देगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का प्रतिनिधि हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का प्रतिनिधि हो सकता है, अर्थात राज्य में निवास करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का प्रतिनिधि हो सकता है, अर्थात राज्य में निवास करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अर्थात राज्य में निवास करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि आप जिस राज्य के सदस्य हैं, आप उसी राज्य से ही आप राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं, है ना। आपको प्रतिनिधि बनाया जाता है कि आप यूपी के निवासी हैं और आप गुजरात से जाकर के आप राज्यसभा के सदस्य के लिए आप मतलब आवेदन करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक। लेकिन इस बात को समाप्त कर दिया गया कि अब आप चूंकि अच्छा इसका भी आधार सुप्रीम कोर्ट ने बनाया एकल नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमारे यहाँ एकल नागरिकता है तो ये क्या बात हुई कि भाई यूपी का व्यक्ति जाके एमपी में नहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता। जब हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है तो यानी कि हम अगर यूपी के नागरिक हैं, हम भारत नागरिक हैं, यानी हम भारत में कहीं से भी जाके हम चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इस बात का समाप्त कर दिया गया कि आपको उस राज्य का निवासी होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज देखिए, सेकंड पॉइंट, गुप्त मतदान के स्थान पर, ये दोनों राज्यसभा के चुनाव के लिए चीजें चल रही हैं, 2003 में लाया गया। गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान प्रणाली को अपनाया गया। गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की प्रणाली को अपनाया गया। गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। तो दो संशोधन किए गए, एक तो राज्य में निवास करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया और दूसरा गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान। देखिए उपरोक्त संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। भाई कोई भी झगड़ा विवाद होगा तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो संसद ने पास कर दिया कानून, लेकिन तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील की गई ना। तो उपरोक्त संशोधनों को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त संशोधनों को वैध ठहराया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त संशोधनों को वैध ठहराया और निम्न कारणों को आधार के रूप में प्रस्तुत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अमेंडमेंट हुए हैं बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल लीगल है ना, बाध्यता भी नहीं होनी चाहिए और गुप्त मतदान के समय खुला मतदान होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधार बताए, आधार रेफरेंस दी भाई इन आधारों पर हमारा ये डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट अभी डिसीजन लेगी, उसके पीछे बकायदा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्ट है वो लिखेगी, ठीक, बकायदा कोई और कानून है वो लिखेगी, तो सारे आधार के साथ तभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन 1,000 पेज का होता है, 500 पेज का होता है। तो ये पूरा ये छोटी छोटी बातें सुप्रीम कोर्ट लिखेगी ना। तो जब ज़्यादा नहीं, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधार बताए किन आधारों पर हमारा जजमेंट है, और निर्देश में पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने निम्न आधारों पर अपना डिसीजन दिया। पहला पॉइंट लिखे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था के विरुद्ध या विपरीत ना, विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था के विपरीत एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रचलित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था के विपरीत एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रचलित है। अतः भारत में निवास को आधार नहीं बनाया जा सकता। भाई हमारा तो सीधे हमारा संविधान कहता ही है ना कि जो है सरकार या राज्य किसी से भी उसके जन्म स्थान, वंश, ना, जाति, लिंग, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर आप जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ठीक, ये भी तरीके से संविधान का उल्लंघन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया कि किसी भी तरह से स्थान को, जन्म स्थान या उसके निवास स्थान को राज्यसभा के इलेक्शन के लिए आधार नहीं बना सकता। ठीक है, आगे लिखिए। हालांकि प्रतिनिधियों से यह अपेक्षित है कि वह उस राज्य मतलब जहां से वो इलेक्शन लड़ने को सोच रहा है, वह उस राज्य की जनता की समस्याओं तथा राज्य की समस्याओं से बेहतर ढंग से परिचित हो। जनता की समस्या और राज्य की समस्याओं से बेहतर ढंग से परिचित हो तथा नीति निर्माण में भारत की संकल्पना के आधार पर अपना योगदान दे। नीति निर्माण में भारत की संकल्पनाओं के आधार पर अपना योगदान दे। एक तो ये हो गया, पहला आधार ये बनाया उसने सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, कि निवास स्थान को हम आधार नहीं बना सकते। अब आता है खुला मतदान और गुप्त मतदान वाली बात। जो दूसरा पॉइंट लिखिए, खुले मतदान पर
विचार व्यक्त करते हुए, खुले मतदान पर विचार व्यक्त करते हुए न्यायपालिका ने, खुले मतदान पर विचार करते हुए न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया कि, खुले मतदान पर विचार व्यक्त करते हुए न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई व्यवस्था, यह निर्धारित किया कि यदि कोई व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म देती है, यदि कोई व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म देती है तो उसके स्थान पर, यदि कोई व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म देती है तो उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। तो उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक यानी कोई दूसरी व्यवस्था ना। अब जैसे गुप्त मतदान था उससे भ्रष्टाचार की संभावना अधिक थी, तो ये कहा कि अगर कोई व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है तो फिर हमको उसके स्थान पर उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए अगर खुले गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान लिखा है तो कोई तो बुराई नहीं है ना, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर कोई व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म देती है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, निर्वाचन हो गया। अब है करिए लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल। लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल, ये जो आज चल रहा है ये है पॉलिटी का हिस्सा, राज्य व्यवस्था का। अभी जो चल रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल है करिए लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल, देखिए साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में अभी भी हो गया ये सब होगा लेकिन निम्न परिस्थितियों में, इन कुछ परिस्थितियों में कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, देखिए आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 देखो, राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को, राष्ट्रीय लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व, लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। ठीक, देखिए आर्टिकल 83 क्लॉज 1, आर्टिकल 83 क्लॉज 1 देखिए, यदि आर्टिकल 352 के आधार पर, आर्टिकल 83 क्लॉज 1 लिखा, यदि आर्टिकल 352 के आधार पर क्या होता है? आर्टिकल 352 में कौन सा बात था? आपातकाल 3 तरीके के होते हैं, एक तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रीय शासन, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी ना, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल
राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी भी 3 आधारों पर लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी की कौन 3 आधार? युद्ध हो गया, ठीक है, युद्ध जिसे हम कहते हैं वॉर। दूसरा आधार हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण, ठीक, और तीसरा हो सकता है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक, यानी सशस्त्र विद्रोह। पहले से स्थान पर था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। पहले थर्ड आधार क्या होता था? इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक अशांति। और इसी आंतरिक अशांति का कोई रूप बना करके इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? इमरजेंसी लगा दी ना, जो इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई 35 में, तो किसका आधार लेकर के लगाया? इसी आंतरिक अशांति का, इंटरनल डिस्टरबेंस का। अच्छा, आंतरिक अशांति का तो कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना। अब हो सकता है कि आज 4 लोग जो है हल्ला बजाते बाहर निकल जाए, है ना, उसी को आधार बना दिया जाएगा कि ये जो है कि आंतरिक अशांति हो गई। तो वहां उस समय क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी के खिलाफ मोरारजी देसाई की जो पार्टी है, मोरारजी देसाई वगैरह जो अभी सदस्य हैं, इन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह मोर्चा खोल दिया, ठीक है। जेपी हो गया, मोरारजी, सब क्या है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है पीछे दे रहे हैं। तो उनको भी चीज लगा कि यार ये जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी? उसी समय हुए लोकसभा चुनाव। उस लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया चुनाव लड़ने से। और किस आधार पर चुनाव लगाया कि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में इन्होंने सरकारी संपत्ति का या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। और ये सभी हम जानते हैं कि जिस समय ये लगा होगा, क्या कहते हैं, आचार संहिता, उस समय किसी भी तरीके की सरकारी संपत्ति का, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इनके पर आरोप लगा कि इन्होंने अपने चुनाव में सरकारी संपत्तियों का यूज किया है, फिर विमानों का यूज किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके चुनाव पर भी रद्द करने की घोषणा होकर दिया, जजमेंट दे दिया और इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया चुनाव लड़ने से। तो ये तुरंत गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए स्टे, और जैसे इनको स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने तुरंत कानून में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब जब तक इमरजेंसी रहेगी तो लोकसभा के कार्यकाल को हर बार 1 साल के लिए बढ़ाते रहा जाएगा और अनिश्चित काल तक बढ़ाते रहा जाएगा, जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल ना हो जाए, ना। बाकी इस साल हल्ला मचा रहे हैं सब, अगले साल हल्ला मचाएंगे, तीसरे साल सब शांत हो जाएंगे ना, माहौल बन ही जाएगा। तो इन्होंने तुरंत आनंद कानून में 75 में लगा दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और जितने भी ये सारे नेता इनके खिलाफ प्रवचन दे रहे थे, इन सबको उठा के बंद कर दिया गया, ठीक। अब कायदे से चुड़ाई हुई, सबकी जबरदस्त तरीके से चुड़ाई हुई, ठीक। अब 77 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि भैया सारी समस्या जो भी समस्याएं थी सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, माहौल मेरे फेवर में फिर आ चुका है। इन्होंने 77 में इमरजेंसी को समाप्त करने की घोषणा करा दी और 78 में होगा चुनाव, और उस चुनाव में मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, ठीक, वो जीत गए। और जब जीत गए जनता दल वाले, तो उन्होंने सरकार आते ही पहली फुर्सत में काम किया कि आंतरिक अशांति को हटाओ और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह डालो, क्योंकि आंतरिक अशांति को फिर से मानो अभी वो फिर कहने की आंतरिक अशांति, उसमें कोई निश्चित आधार है नहीं भाई। एक दिन जाके धरना दे दो, जाके चढ़ाए पर क्या हो गया आंतरिक अशांति? तो इन्होंने तुरंत ही करा दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने, और सबसे पहले आंतरिक अशांति को हटा के क्या लगा दिया? सशस्त्र विद्रोह। तो अब नेशनल इमरजेंसी के 3 आधार, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बात आक्रमण, है ना, वॉर हो गया, वॉर यानी युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण, और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह, यानी अगर हमारी सेना जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के अब विद्रोह चालू कर दे सरकार के खिलाफ, तो वो हो जाएगा आर्म्ड रिबेलियन। ओके, तो अगर इसमें मैं क्या लिखा रहा था आपको? आर्टिकल प्रॉब्लम लिखा है ना, तो देखिए, यदि आर्टिकल 352 के आधार पर, यदि आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, यदि आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए, यदि आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो संसद लोकसभा का कार्यकाल, तो संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। तो संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में
1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, और यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, और यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। ठीक है, तो आप इमरजेंसी लगाए ये संसद हर बार एक साल में एक बढ़ाती चली जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी। ओके, पहले एक बार में 2 साल के लिए हो जाता था, फिर इसको करते हैं 1 साल। ठीक है, ओके, ठीक है, इसे क्या लिखे, परंतु घोषणा समाप्ति के, परंतु आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के, परंतु आपातकाल घोषणा की समाप्ति के बाद 6 महीने तक, परंतु आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के 6 माह तक लोकसभा कार्य कर सकती है। परंतु आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक लोकसभा कार्य कर सकती है। ठीक है, परंतु आपातकाल घोषणा की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक लोकसभा कार्य कर सकती है। ठीक है, आपातकाल की जगह घोषणा रही जाएगी, हर बार 1 साल बढ़ते रह जाएगा। जैसे ये हुआ कि भैया आपातकाल हमको हटाना है, हटा दिया जाता है, तो अब 6 महीने तक वो लोकसभा कार्य करेगी। 6 महीने के बाद अपने आप लोकसभा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो एक बार आपातकाल की घोषणा समाप्त हुई, 6 माह तक ऐसे जैसे वो अध्यादेश हुआ करता था, 6 माह तक वो भी लगा रहेगा, लेकिन जैसे सत्र आया अब उसको फिर से अध्यादेश को पारित करना पड़ेगा। तो आपातकाल घोषणा की 6 माह के बाद अब इधर राज्यसभा, राज्यसभा का राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे, और उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 3 सदस्य चुने जाने हैं, तो इस साल मैं रिटायर हो गया, मेरी जगह नया आ गया, फिर जो मेरी जगह पर आएगा उसका नाम पड़ेगा 6 साल बाद रिटायर होगा, तो 2 साल बाद ये रिटायर होगा, फिर 2 साल बाद वो रिटायर होगा ना, तो हर 6 साल में एक रिपीटेशन चलता रहेगा। अब लिखे आर्टिकल 101, आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, ये तो हमने कार्यकाल देख लिया, निर्वाचन देख लिया। अब हम देखेंगे कि आखिरकार जो ये स्थान है ये रिक्त कैसे हो सकते हैं। भाई कार्यकाल भी पूरा ना हो, मान लीजिए अभी लोकसभा कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ 5 साल, ठीक है, आपातकाल भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी कैसे समय से पहले ही कैसे लोकसभा और राज्यसभा में स्थान रिक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्थान रिक्त होने के भी कई सारे आधार हो सकते हैं। एक तो दोहरी सदस्यता, अगर किसी सदस्य ने दोहरी सदस्यता ग्रहण कर ली तो वहां पर भी कुछ नियम ऐसे हैं जब उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी। दूसरा, अगर वो निर्योग्यता उसकी साबित हो जाए कि वो भाई निर्योग्य है ना, दूसरा क्या साबित हो जाएगी, ये लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निर्योग्य है, तो भी साबित हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन होगी जब वो बिना बताए एक निश्चित समय तक, उसकी समय सीमा 7 दिन, एक निश्चित समय तक वो सदन में आए फिर तो भी उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। यानी कि एक जो सदस्य है वो अधिकतम 60 दिनों तक अवसर रह सकता है, 60 अगर वो सदस्य 60 दिनों तक सदन में नहीं आया है तो उसको अपने आप उसको दबा लिया जाएगा, मतलब वो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी।
हाँ 60 दिन बाद 61वें दिन, अगर वो 60 दिन तक नहीं आया 61वें दिन वो उसकी तरफ से समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सब है आर्टिकल 101 में सदस्यों की नियोक्ता। ठीक है, कल करेंगे, जाओ देखते हुए जाओ।